So page number 18.62 पे जो फर्स्ट सम है, in this sum you will tell के what are the capital expenditures and what are the revenue expenditures। आपने उसमें डिस्कस किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं, परचेज ऑफ एनी एसेट, परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट एक्चुअली, है ना। या फिर जब हम एसेट को परचेज करें उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करें, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज एडेड इन द एसेट ओनली। याद है चैप्टर डेप्रिसिएशन, चैप्टर जर्नल, याद है कि नहीं। अगर सपोज मशीनरी हमने परचेज करी है 2 लाख रुपए की, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं 50,000 रुपया सपोज, तो ये 2 लाख की मशीनरी तो कैपिटल है ही है, ये 50,000 रुपया है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज मशीनरी की वैल्यू में ही ये ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो बात, ठीक है। अगर इसी मशीनरी को बाद में हम रिपेयर करवाएं, बाद में किसी और दिन रिपेयर करवाएं, फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर जो मशीनरी हमने परचेज करी थी और वो सेकंड हैंड मशीनरी है, उसको हम रिपेयर करवाएं सपोज, तो वो भी उसमें ही ऐड हो जाएगा। सपोज रिपेयर के चार्जेस थे 10,000 रुपीज, तो ये भी आपका कैपिटल बन जाएगा। रिपेयर चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस जब मशीनरी परचेज करें अगर तब पे किए जाएं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर रिपेयर कहीं बाद में पे की जाए तो कैपिटल नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डन, ठीक है। सो इस सम में आपने फर्स्ट सम में आपने यही बताना है। देन सेकंड से लेकर और सेवंथ तक हमने डिस्कस कर लिए थे, बीच में फोर्थ हमने छोड़ा हुआ था, फोर्थ को पेंडिंग रखो अभी। देन सम नंबर 8 इज देयर, 8 सम, ये देखना ही सेज फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज ऑन 31st March 2020, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बोथ आर ओपनिंग स्टॉक्स, both are opening stocks। Then purchase, sale, दोनों की returns, then wages, then factory expenses, then freight inward and freight outward। freight inward direct expense है, freight outward जो है वो indirect expense है। At the end of accounting period stock was raw material इतना, work in progress इतना और finished goods इतना, ये वैल्यूज आपको दी हुई है। ये तीनों क्लोजिंग स्टॉक्स है, ठीक है। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो आपने तीनों स्टॉक्स जो है वो लेने हैं, रॉ मटेरियल का भी, वर्क इन प्रोग्रेस का भी और फिनिश्ड गुड्स का भी। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, हमने ये पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है। स्टिल इफ यू आर नॉट क्लियर लेट मी नो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। या आप बता दीजिए, एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शर्ट्स बना रही सिर्फ वो कंपनी, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या रहेगा, इमीडिएट रॉ मटेरियल क्या रहेगा, कॉटन। कॉटन, इमीडिएट रॉ मटेरियल। कॉटन के बाद भी कुछ होगा, क्लोथ, क्लोथ, कपड़े के थान से आते हैं ना, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। उसका वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस एग्जांपल कोई, हाफ स्टिच्ड हाफ शर्ट, स्टिच है, सेमी स्टिच कह सकते हैं, सेमी स्टिच है, कह सकते हैं कि कटिंग हो गई है शर्ट की, अभी सिली नहीं है या सिल गई है बटन नहीं लगे हैं, मीन्स दैट इज नॉट रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट। वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो उसको हम सेल नहीं कर सकते, है ना। रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल ही है जो हमने परचेज किया है, उसकी जब थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दी दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। एंड फिनिश्ड गुड्स क्या है, शर्ट पूरी सिल गई, बटन बटन लग गई, लेबलिंग वगैरह हो गई, पैक भी हो गई, डिब्बे में डाल दी, रेडी टू बी सोल्ड, इमीडिएटली कैन बी सोल्ड, दैट इज फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो स्टॉक चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स का हो, चाहे सेमी फिनिश्ड गुड्स का हो, तीनों आएंगे। जैसे स्टॉक आता है, ओपनिंग भी ऐसे है, क्लोजिंग भी ऐसे है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, ठीक। देन है आपका 9th सम में, यहाँ भी ट्रेडिंग अकाउंट बनना है और यहाँ भी आपको एडजस्टेड परचेजेस दी हुई हैं, ये हमने कल पॉइंट भी किया था। जब एडजस्टेड परचेजेस दी हुई हो तो हम क्या करते होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालते। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक फिर नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है बैलेंस शीट में वो भी नहीं आएगा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो भी नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आता होता है। और यहाँ उसने पूछा ही ट्रेडिंग अकाउंट में, उसने पूछा ही नहीं बैलेंस शीट, सिंपल एडजस्टेड परचेजेस आ जाएंगी, बिकॉज एडजस्टेड परचेजेस में पहले ही हमारा ओपनिंग स्टॉक एडेड है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है। ऐसे होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ है ओपनिंग स्टॉक और यहाँ है परचेजेस और यहाँ होता है क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही होता है।
और कैन बी से कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, कह सकते हैं इसको हम, ये इस साइड है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हम कह सकते हैं। इज इट राइट टू से दिस थिंग? ओपनिंग स्टॉक और परचेज इस साइड है, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड है, या हम कहें ओपनिंग स्टॉक परचेज ऐड कर दी गई, क्लोजिंग क्रेडिट साइड डाल दिया तो माइनस हो गया। इन दोनों को प्लस करके अगर आप माइनस करोगे इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेजेस। जब एडजस्टेड परचेजेस होंगी तो ना ओपनिंग स्टॉक आना है ट्रेडिंग में, ना ही क्लोजिंग स्टॉक आना है। क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में आना है, और यहाँ उसने बैलेंस शीट पूछी नहीं हुई। ये भी हो जाएगा सम। फाइन। सम नंबर 10 देखिए। अब यहाँ उसने 10th में, चलो 10th में करवाऊंगा आपको, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है। पहले आप सिंपल प्रॉफिट लॉस वाला कर लीजिए। एक 10th मेरे नाम पे रह गया, एक 4th था पहले मेरे नाम। 11th सम देखिए। ही सेज from the following prepare profit and loss account of Sohan Lal as it would appear in the books in the first year that ended on 31st March 2020। सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूछा है उसने, ट्रेडिंग नहीं पूछा। लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से पहले हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए ना? क्यों क्यों होना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट और Gross लॉस profit. अकाउंट भी है। प्रॉफिट आएगा, है ना? तभी हम डालेंगे प्रॉफिट लॉस में ओपनिंग बैलेंस, या फिर ग्रॉस लॉस आएगा तभी स्टार्ट होगा। अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट लॉस पूछा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया होगा, सम में दिया होगा वहां पे। अगर आप सम देखो तो सम में आपको लास्ट में दिया हुआ है द ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू ₹6,50,000। 650 की सेल है, इसका 45% ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। सेल की वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है बिकॉज वो ट्रेडिंग में आनी थी। हमारे काम की वैल्यू तो ग्रॉस प्रॉफिट है 650 का 45%। ठीक है, ये प्लस माइनस जब हम कर देंगे उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन। बाकी एक्सपेंसेस इनकम्स ही हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। सैलरीज एंड वेजेस, कमीशन पेड, पोस्टेज एंड कुरियर, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट अलाउड, रेंट रिसीव्ड, इट इज एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगेन इनकम, बैड डेट्स एंड ब्रोकरेज पेड। ब्रोकरेज मीन्स कमीशन, एक ही बात, एक्सपेंस यही हमारा। ठीक है, हो जाएगा सम, सम हो जाएगा। फाइन। हाँ जी, ही ना? सर ये वाले बार दोबारा बताना, वो परसेंटेज ऑफ सेल, वो जो 45% ऑफ GP सेल्स is दिया equal ग्रॉस to प्रॉफिट। GP is equal to 45% of sales and sales is 6,50,000। इसका निकाल लीजिए। यस, ठीक है, ठीक है सर। 12th सम नंबर सेम ही है ऐसे भी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31st मार्च 2020। यहाँ भी सिर्फ प्रॉफिट लॉस पूछा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ भी आपको फर्स्ट आइटम ही ग्रॉस प्रॉफिट दे दी उन्होंने निकाल के, बिकॉज विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट वी कांट प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और वी शुड बी गिवन द आंसर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज गिवन हियर। ग्रॉस प्रॉफिट ₹120, then rent, salary, commission paid, interest on loan, advertisement, interest received, discount allowed, discount received, printing stationery, legal charges, legal charges are expenses, loss by fire, bad debts, depreciation, miscellaneous income। miscellaneous क्या होता है? miscellaneous means अदर, हाँ जी, अदर इनकम्स। हाँ कह सकते हैं। miscellaneous means सन्ड्री से, फुटकल से, छोटे मोटे, है ना? सपोज मैंने रेंट पे किया 10,000 रुपए का, सपोज मैंने सैलरी पे करी 50,000 रुपए की, सपोज मैंने एक्सपेंस पे किया एक 100 रुपए का, एक पे किया मैंने 500 रुपए का, एक पे किया मैंने 300 रुपए का, एक पे किया मैंने 800 रुपए का, मैंने सारे प्लस कर देने यार, मिसलेनियस छोटे मोटे, है ना? प्लस किया 8 3 11 6 1700 रुपया मेरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो मतलब किसी हेड में नहीं आ रहे हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं। मेरी कैलकुलेशन को भी वो थोड़ा इफेक्ट करेंगे, गलती ना कहीं हो जाए। मैं छोटे मोटे एक्सपेंसेस एमी से निके निके से एक्सपेंसेस उनको मैं ऐड कर दूंगा, मैं बोलूँगा ये मिसलेनियस है, किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे, ना सैलरीज में ऑफिस एक्सपेंसेस में आ रहे हैं, ना कहीं वो सारी एक्सपेंसेस में कहीं आ रहे हैं, मिसलेनियस में आ रहे हैं। ऐसे ही मिसलेनियस इनकम्स भी होती हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आती, हल्की हल्की सी होती, छोटी छोटी सी, उन्हें हम पहले क्लब कर देते हैं, प्लस करके रख लेते हैं। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ जाएंगे प्रॉफिट लॉस में, अगर इनकम्स हो तो इनकम्स में, क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी प्रॉफिट लॉस में। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, देन है आपका सम नंबर 13। यहाँ उसने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑफ 31st मार्च 2020। सिर्फ बैलेंस शीट जो है पूछी गई है, एसेट लायबिलिटीज जो है वो आपको दी हुई है और इसमें आपने अकेली बैलेंस शीट बनानी है। इसका मतलब ये हुआ
कि आपको कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट दिया होगा, नहीं दिया होगा तो फिर नहीं दिया होगा ना, से है ना, फिर वो ऑलरेडी एडेड हो कैपिटल में, तो यही हो सकता है। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, कैपिटल, कैपिटल है, देन है आपका ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट, फर्नीचर, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट। देन जनरल रिजर्व एंड क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे जनरल रिजर्व जो है ये कहाँ आना चाहिए? सानिया वेट बेटा, मैं बताता हूँ, मैंने हैंड लिख लिया है आपका, एक सेकंड वेट, मैं पॉइंट पूरा कर लूँ ये वाला। जनरल रिजर्व कहाँ आना चाहिए? लाइबिलिटी, बाय लायबिलिटी। क्योंकि हमने पहले पैसे निकाल के रख लिए हैं, हमें पता नहीं है कि आगे जरूरत पड़ेगी नहीं मतलब पड़ेगी। लायबिलिटी थोड़ी होती है, मेरी पॉकेट में 100 रुपया पड़ा हो, मैं निकाल के 20 रख दूं, मेरी 20 लायबिलिटी बन जाएगी। अभी वो liability- आया तो नहीं ना जिसके लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे, मतलब। पैसे है ना, आप पैसों की बात कर रहे हो, पैसे हम्म, लायबिलिटी बन जाएगी। इट शुड बी देयर ऑन द लायबिलिटी साइड ओनली, बट व्हाई? रीजन कोई है किसी के पास रीजन? चलो मैं बताऊं, उल्टा चलते हैं। रिजर्व्स कहाँ से क्रिएट होते हैं? हमने चैप्टर पढ़ा है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। रिजर्व कहाँ से क्रिएट करते हैं हम? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स से। प्रॉफिट्स कहाँ ऐड करते हैं हम? बैलेंस शीट में। प्रॉफिट कहाँ ऐड करते कैपिटल, हैं? कहाँ? कैपिटल, कैपिटल में। कैपिटल क्या है बिजनेस की? एसेट या लायबिलिटी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी ही रहेगा जनरल रिजर्व भी, क्योंकि अगर रिजर्व ना क्रिएट करते तो ये प्रॉफिट होते। रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये पढ़िए आपने, इसको क्रैम किया हुआ था एग्जाम डे में, मेरे को याद है ना। रिजर्व्स आर द amounts set aside out of profits. Means reserves are part of profits and profits are the part of capital and capital is a liability. So reserves are also liabilities. ठीक है। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कोर्स आपकी एसेट साइड में आएगा। इससे आपकी कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स माइनस करके नेट कैपिटल आ जाएगी आपकी, और बाकी आपकी एसेट लायबिलिटी ऐसे ही पड़ी रहेंगी बैलेंस शीट में। यस अपने सानिया, व्हाट यू वांट टू आस्क? सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जीएसटी कैसे करेंगे? उसमें जीएसटी दी हुई सर, पुरानी बुक है ना। जीएसटी तो इस सम में आया ही नहीं बेटा, आपने सम सही नहीं मिलाया मेरे को लगता है, या सम कोई और होगा। जीएसटी वाला पॉइंट अभी आना सर है। हाँ जी, वो पुरानी बुक है ना, तो हाँ इसलिए जी। उसमें दिया तो हुआ है। मैं नई के हिसाब से करवा रहा हूँ, जीएसटी भी आ जाएगा, आ जाता है जीएसटी। एक है आपका सम नंबर 14, ये भी मैं करवाऊंगा आपको, इसमें 2 ऑर्डर्स लिए हुए, टॉपिक करवाने वाला पड़ा है आपको, वो मैं करवाऊंगा। 15th भी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। 16th ऑनवर्ड्स हमने किया हुआ है। एक आपका सम है, सम नंबर जिसमें जीएसटी है 25, सम नंबर 25 है। इसमें आप देखना, अगर आपके पास वो सम है, लास्ट में ही है कहीं, प्रोप्राइटर्स कैपिटल दी हुई है 1,19,400। वैसे मैंने ये कल ग्रुप में डाली थी इसकी पिक्चर, अगर नहीं है आपके पास बुक में सम तो आप इसको अपने ग्रुप से निकाल सकते हैं। जो मैंने कल फोटो भेजी ना आपको सम्स की, लास्ट वाले 5-7 सम्स की, उसमें से एक सम है। अदरवाइज पुरानी बुक्स में लगता है मेरे को सम है ये वाला, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट आइटम है 1,19,400। आई होप कि सम आपको मिल गया है ये वाला। करें इसको सम को, ठीक है ना। इसका मैं बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद देखते हैं बाकी। He says, अब ये कंप्लीट सम है। He says prepare trial balance, trading and profit and loss account, and for the year 31st March 2020, and balance sheet of the premier trading company as at that date from the following aspect of ledger balance। उसने कहा ट्रायल बैलेंस बना दो, पूछा हुआ है तो पहले आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, लेकिन एग्जाम में अगर ट्रायल बैलेंस ना पूछा तो बनाना मत, जरूरत नहीं है बनाने की, यहाँ बना लेना, इससे आपका ट्रायल बैलेंस भी रिवाइज हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस की डेबिट में क्या क्या होता है? डेबिट में, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में क्या क्या आता है? एसेट्स, And- लॉस, एक्सपेंस। एसेट्स एंड लॉसेस। और क्रेडिट में इसका उल्टा कर दीजिए, एसेट्स का उल्टा लायबिलिटीज, लॉसेस का उल्टा प्रॉफिट्स, गेन्स एंड एक्सपेंसेस का उल्टा इनकम्स। तो यहाँ से सॉर्टिंग करके एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट में डाल देना और लायबिलिटीज इनकम प्रॉफिट्स क्रेडिट डाल देना, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा आपका।
उसके बाद आपने बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को। ठीक है, अब मैं सम पढ़ता हूँ। प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज नथिंग बट कैपिटल ओनली। देन बिल रिसीवेबल, वेजेस, सन्ड्री डेटर्स, बैंक लोन परचेजेस, कमीशन रिसीव्ड, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैश, रिपेयर्स, फर्नीचर, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। Then proprietors drawings, plant machinery, salary, sundry creditors, return, invoice, sales, discount allowed, opening stock, insurance, बैंक डेबिट बैलेंस उसने कहा हुआ है, क्या करोगे उसका? बैंक डेबिट बैलेंस क्या करोगे इसका? एसेट एसेट्स ही लेनी है, बिल्कुल। और अगर ना लिखा होता डेबिट बैलेंस फिर एसेट तब भी एसेट ही होती, बिल्कुल ठीक है मिताली, सिमरन बिल्कुल ठीक है, एसेट ही होती तब भी। बैंक लायबिलिटी तब बनेगा जब उसने बैंक के पीछे या तो क्रेडिट लिखा हो, या ओवरड्राफ्ट लिखा हो, या उसे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ हो। ये डेबिट चाहे हमारे लिए ना भी लिखा होता ना, हम तब भी बैंक को एसेट ही लेते, सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया हुआ। उसके बाद कहा है बैड डेट्स एंड आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट ₹128,960। ठीक है सब। अब यहाँ पे जो पॉइंट है क्या है, जीएसटी को छोड़ के, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी को छोड़ के अगर आपने पहले कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं जीएसटी करवाता हूँ। है कोई पॉइंट्स में पूछने वाला? नहीं है, ओके ठीक है। देन जीएसटी की ट्रीटमेंट क्या रहेगी? इनपुट जीएसटी जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है कि बाहर होता है? सॉरी, डेबिट में होता है ना क्रेडिट में होता है? इनपुट डेबिट 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 इनपुट डेबिट में होता है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट है वो क्रेडिट में, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, आपको ये भी पता है कि इनपुट वाले डेबिट वाले जो होते हैं वो हमारी एसेट्स होती हैं और क्रेडिट वाली हमारी लायबिलिटीज होती है। ऐसे कुछ भी डेबिट में दिया हो एसेट एक्सपेंसेस ही होता है, क्रेडिट वाला हो तो लायबिलिटीज या इनकम, तो ट्रायल बैलेंस अभी हमने डिस्कस की। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनपुट कौन कौन से दिए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, ये आपस में कंपेयर कर लेने हैं। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, ये आपने आपस में कंपेयर कर लेनी। किसकी वैल्यू ज्यादा है आपने वो देख लेनी है। अगर इनपुट की वैल्यू ज्यादा है एसेट्स में आ जाएगी, अगर आउटपुट की वैल्यू ज्यादा है तो वो लायबिलिटीज में आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने अलग अलग नहीं, इनपुट को अलग एसेट्स में लिख दो, आउटपुट को अलग लायबिलिटीज में लिख दो, आपस में कंपनसेट करना है। जैसे यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी कितना है, 5100 5100, इनपुट सीजीएसटी 5100, इसमें से माइनस करो आउटपुट सीजीएसटी, वो कितना दिया हुआ है 4500, माइनस किया कितना बैलेंस आ गया 600। अब ये 600 बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा या लायबिलिटीज में आएगा, ये डिपेंड करेगा इनपुट ज्यादा है कि आउटपुट ज्यादा है। यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, इनपुट इनपुट मतलब एसेट्स में आ जाएगा, अगर आउटपुट ज्यादा होता तो वो लायबिलिटीज में आ जाता। ठीक है, सिमिलरली इनपुट एसजीएसटी कितना दिया है आपको, ये भी आपको 5100 दिया है, इसमें से आउटपुट एसजीएसटी ये भी सेम 4500 दिया हुआ है, 600 रुपीज जो माइनस करके आया है आपका, ये आपका अगेन एसेट्स में आ जाएगा बिकॉज ये आपका इनपुट वाला ज्यादा है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आउटपुट ज्यादा होता तो उसको लायबिलिटीज में लिख लेते, माइनस करके लिखना है। अगर आप माइनस नहीं करोगे ना, अगर आप इनपुट को एसेट्स में ले लोगे, आउटपुट को लायबिलिटीज में ले लोगे, बैलेंस शीट आपकी तब भी मैच कर जाएगी, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी आपकी, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, लेकिन इसके साथ नहीं मैच करेंगी जो बुक में दिया हुआ, आंसर गलत हो जाएगा। बिकॉज दोनों जीएसटी जो है पहले आपस में सेट ऑफ करने चाहिए, माइनस करने चाहिए, उसके बाद जो आपका आंसर है वो आपका अकॉर्डिंगली एसेट्स या लायबिलिटीज में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं कि आपकी बैलेंस शीट नहीं मिलनी, आपस में मैच कर जाएगी लेकिन वो होगी गलत, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, और एक 26 जो क्वेश्चन है
इसमें भी जीएसटी का पॉइंट है, ये मैं आपको करवाऊंगा जीएसटी वाला पॉइंट। बाकी का जो आपका है दूसरा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसका 26 का वो कर लेना, वो कर लेना, ठीक है। यहाँ है 10 25 15 25, ऐसा करना। इस सब में जो जीएसटी है ना उसकी वैल्यू ही नहीं लाएगी, जीरो आएगी अल्टीमेटली जब हम इसको सेट ऑफ करेंगे ना। इसका एक सीक्वेंस को सेट ऑफ करने के, पहले किसको सेट ऑफ करना है, बाद में किसको करना है, उसके बाद किसको करना है। यहाँ हमने इनपुट सी में से इनपुट आउटपुट सी माइनस कर दिया, इनपुट एस में से आउटपुट एस माइनस, सिंपली कर दिया, है ना। इसके बाद कई बार कोई चीज बच जाए, सपोज दूसरा जीएसटी बचा, उसका सीक्वेंस हम एक करेंगे, पहले कौन सी माइनस करनी है, बाद में कौन सी करनी है। जब इसको हम करेंगे ना, एट द एंड जीएसटी जीरो आ जाएगा। आप इस सब में जीएसटी छोड़ देना, छोड़ नहीं रहे हो आप, छोड़ क्यों रहे हो, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, आप सम कर देना। वैल्यू जीरो कैसे आई है ये मैं आपको कल बताऊंगा, परसों, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। 26 का मेरा पॉइंट रहता है जीएसटी वाला, सम आप कर लेना। इसके अलावा मैंने एक सम जो अपने लिए रखा हुआ है वो है सम नंबर 15, एक है 14, दो ये रखे हुए हैं मैंने, एक रखा है मैंने 10th, और एक मेरा सम पड़ा हुआ है सम नंबर 4। इसके अलावा कोई मेरा सम रहता है तो बता दीजिए। ये 4-5 सम्स हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में एक दिन में कर लेने हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। उससे पहले इन सम्स को छोड़ के आप सारे सम जो अपने हैं वो क्लियर कर लेना, ठीक है बच्चे। कोई है पॉइंट पूछने वाला तो पूछ लीजिए, और कैन बी एंड द मीटिंग हैप्पी लोहड़ी कहके।